हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग बिहार के इस स्पेशल सीरीज में आज हम लोग बिहार का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो बिहार के अफवाह तंत्र का मतलब क्या है? अफवाह तंत्र का मतलब क्या है? सर्वप्रथम ये चीज़ हमको जानने की ज़रूरत है, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। जैसे एक नदी है, एक नदी है। अब इस नदी की कई सहायक नदियाँ होती हैं। इस नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। तो जो इस नदी के द्वारा सिंचित इलाका है, जैसे ये एरिया, ये वाला एरिया इस नदी से सिंचित है या इनकी सहायक नदियों से सिंचित है, तो इस क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। और जो ये नदी फैली हुई है, ये एक नदी तंत्र है। ये एक पूरा नदी तंत्र है जिसको हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो अपवाह तंत्र के बारे में आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं बिहार के अपवाह तंत्र की दृष्टि से। बिहार जो है अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। ठीक है। बिहार जो है अपवाह तंत्र की दृष्टि से, यानी कि यहाँ बिहार कैसा राज्य है? बिहार हमारा मैदानी राज्य है एक। इसका मतलब 96% जो भाग है ये कैसा है? ये हमारा मैदानी वाला इलाका है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से समृद्ध राज्य है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। जैसे बिहार ये है, ये बिहार है। अब बिहार के बीचों बीच से एक नदी जाती है, गंगा नदी। अब कुछ नदी इधर से मिल रही है, कुछ नदी इधर से मिल रही है, कुछ नदी यहाँ से आ रही है, कुछ नदी यहाँ से, कुछ नदी यहाँ से, ऐसे आके मिलती है। अब कुछ नदी इस साइड से आके मिल रही है। चूँकि इसका इस तरीके से मिलने का कारण क्या है कि ढलान ही इस तरफ है। बिहार का जो ढलान है वो जो है दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसीलिए सारी नदियाँ जो है उत्तर के साइड से ढलान दक्षिण की तरफ है और दक्षिण की तरफ से ढलान उत्तर की तरफ है। यानी कि जो बिहार की आने वाली नदियां हैं, नदियां जाहिर सी बात है किधर की तरफ बहेंगी, जिधर ढलान पड़ेगा उधर ही बहेंगी नदियां। तो इसका ढलान ही कुछ इस तरीके से है। बिहार का फिजिकल जो क्षेत्र, मतलब फिजिकल जो एरिया है बिहार का जो है वो ऐसा बना ही है जिससे ढलान मध्य की तरफ आता है और ये दक्षिण पूर्व की तरफ होता हुआ निकल जाता है। दक्षिण पूर्व की तरफ फैला हुआ है ऐसे बिहार। इसका ढलान इसी तरीके से है ढलान, इसी कारण से ये सारी नदियाँ इस तरीके से बहती हैं यहाँ पे बिहार के अंदर। अब बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र पाया जाता है और जो है यहाँ पे बहुत सारी नदियों का एक जाल है। इसीलिए ये कह रहा है कि बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से कैसा राज्य है? समृद्ध राज्य है। आगे देखते हैं हम लोग। अपवाह तंत्र की दृष्टि से या फिर आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। बिहार की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी नदियाँ? एक तो है हिमालयी नदियाँ, एक है पठारी नदियाँ। यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उसको हम हिमालयी नदियाँ कहते हैं और जो पठारों से निकलने वाली नदियाँ हैं उसको हम पठारी नदियाँ कहते हैं। अब देखो, हिमालय किधर पड़ता है और पठार किधर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा बिहार है, मान लो ये बिहार का एक रफ मैप बना लिए हम। इसके ऊपर क्या है? नेपाल है। इसके ऊपर क्या है? उत्तर साइड में कौन सा देश पड़ता है? नेपाल पड़ता है। तो नेपाल हिमालयी क्षेत्र है। यहाँ पे नेपाल हिमालय भी है। यहाँ पे मतलब हिमालय की शाखाएं फैली हुई हैं। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय यहाँ पे फैला हुआ है। तो यहाँ से जो निकल के आने वाली नदियाँ हैं बिहार के अंदर जो इंटर करती हैं वो है हिमालयी नदियाँ। और बिहार का हमको पता है, बिहार का जो है बिहार का विभाजन हुआ था। बिहार का विभाजन, एक विभाजन तो 1936 में हुआ जिससे बिहार और उड़ीसा राज्य बन गए। फिर एक विभाजन होता है 2000 में, सन 2000 में, यानी कि 15 नवंबर, आई थिंक 15 नवंबर सन 2000 में एक विभाजन होता है जिससे इसका जो पठारी वाला इलाका था, झारखंड यहाँ से पठारी इलाका था। ये झारखंड वाला पूरा पठारी इलाका था। तो 2000 में इसको काट के अलग कर दिया गया। हालांकि अभी भी बिहार में दो तरीके के पठार पाए जाते हैं और दो क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। एक है विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं और एक जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें कुछ यहाँ पे पड़ती हैं लगभग, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे पड़ती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही क्या निकलता है? चूना पत्थर, जो कि किस में यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है सीमेंट उद्योग में। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलो, ये पिछली बातें थी सारी। अब देखेंगे हम
हिमालयी नदियाँ जो होती हैं ये कैसी होती हैं और पठारी नदियाँ, इनको समझेंगे। तो ये सदा नीरा नदियाँ होती हैं। हिमालयी नदियाँ कैसी होती हैं? सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब, नीर का मतलब क्या होता है? पानी होता है, जल होता है। तो ये सदा नीरा यानी कि इसमें हमेशा ही जल भरा हुआ रहता है। इन नदियों में, हिमालयी नदियों में हमेशा जल भरा हुआ रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो हिमालय है, हिमालय हमको पता है, ये हिमालय है, ऐसे ऐसे है हिमालय मान लो। तो हिमालय जो है, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है पूरी, ऐसे बर्फ़ का एक परत जमा हुआ रहता है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं इसमें हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। कारण ये है कि यहाँ पे बर्फ़ है, अब बर्फ़ पिघल रही है, हमेशा बर्फ़ पिघल रही है और पानी आ रहा है। अब जब बारिश होती है तो इसका पानी और ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है इसमें पानी। इसी कारण से उत्तरी बिहार में, अब चूँकि उत्तर बिहार में ही ये सारी नदियाँ जो हिमालयी नदियाँ हैं ये उत्तर बिहार में ही निकल के आ रही हैं। अब इधर से बारिश भी हो गई, इस साइड से बारिश भी आ गई। अब जब बारिश आ गई और हिमालयी नदियाँ हैं उसमें पानी पहले से भी है, तो थोड़ा सा पानी जैसे बारिश हुआ तुरंत बाढ़ आ जाता है। यही कारण है, उत्तर बिहार में बाढ़ आने का भी यही कारण है। तो यहाँ से देखो, जो हिमालयी नदियाँ हैं ये सदा नीरा नदियाँ हैं। सदा नीरा नदियाँ कैसी हैं? हम पता हो गया क्यों होती है सदा नीरा, हमेशा पानी क्यों भरा होता है इसमें। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने का कारण क्या है? ढलान, उत्तर से दक्षिण की तरफ ढलान है, इसी कारण से ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं। ये नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। अब देखो, अनुवर्ती नदियाँ किसको कहते हैं? अनुवर्ती नदियाँ, देखो मैं बता दे रहा हूँ अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं। अनुवर्ती नदियाँ उन नदियों को कहा जाता है जो नदी अपना स्थान कभी छोड़ के नहीं हटती है। अब उनके रास्ते में चाहे जो आ जाए, पहाड़ आ जाए, पर्वत आ जाए, पठार आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगी। यानी कि हम डटे रहेंगे, तुम चाहे जो कर लो। यानी कि जैसे मान लो ये वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। अब मान लो हिमालय पर्वत का निर्माण अभी भी हो रहा है, वलित पर्वत है। सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। अब हिमालय पर्वत का निर्माण हमको पता है कि अभी भी हो रहा है। तो मान लो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहाँ से आ रही है, ऐसे आती है तिब्बत से, यहाँ तिब्बत मान लो, यहाँ तिब्बत से आ रही है ये नदी। अब हिमालय पर्वत का बराबर निर्माण हो रहा है, ये धीरे धीरे ऊंचाई हो रहा है। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर मानी जाती थी। अभी कुछ जगह पे ये मतलब सूचना दी गई है कि भाई अब इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि हिमालय का निर्माण अब भी हो रहा है। तो हिमालय का जो निर्माण हो रहा है, ये मान लो पहले इतना था हिमालय, अब इतना हो गया। अब यहाँ से जो सिंधु नदी आ रही है, ये जो सिंधु नदी आ रही है, ऐसे करके जो सिंधु नदी आ रही है यहाँ से, तो इसके रास्ते में जो कुछ भी पहाड़ पर्वत बन रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, ये इसको काटती हुई निकल जाएगी ऐसे। यानी कि अपना स्थान चेंज नहीं करेगी, जहाँ से बह रही वहीं से बहेगी ये नदी। ऐसी नदियों को कौन सी नदी कहा जाता है? अनुवर्ती नदी कहा जाता है। यानी कि वे नदियाँ जो अपना मार्ग है उसको चेंज नहीं करती हैं, बल्कि अपने मार्ग पर ही बनी रहती हैं, और मार्ग में पड़ने वाले जो भी रोड़े आते हैं उनके मार्ग में, उनको वो हटा देती हैं, और मतलब काटती हुई बह जाती हैं वो। जैसे पर्वत पठार, ये पर्वत है, ये पर्वत आया, इनको अब ये काटती हुई ऐसे निकल जाएंगी, काट देंगी ये पूरी तरीके से, और ये गार्ज का निर्माण कर देंगी, घाटी का निर्माण कर देंगी, काटते हुए आगे निकल जाएंगी। अब देखो, और जो अनुवर्ती नदियाँ होती हैं, यही देख लो अनुवर्ती वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अनुवर्ती नदियाँ जैसे मान लो, अब जैसे अनुवर्ती नदियाँ देख लो, अनुवर्ती नदियाँ कौन सी होती हैं? अनुवर्ती नदियाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जो अपने मार्ग में परिवर्तन करती रहती हैं, बराबर परिवर्तन करती रहती हैं। ये नदियाँ, अनुवर्ती नदियाँ जो हैं ये परिवर्तन कर देती हैं। जैसे इनके मार्ग में कोई रोड़ा आया, मान लो ये एक पठार मान लो, यहाँ पे पठार मान लो, ऐसे पठार मान लो। अब यहाँ पे मान लो इस पठार का उद्गम हो रहा है, धीरे धीरे पठार बढ़ रहा है, तो यहाँ से ये नदी आ रही है मान लो यहाँ पे। अब ये पठार मान लो ऐसे ऐसे धीरे धीरे और ऊँचा हो गया, ऐसे पड़ गया, तो अब ये नदियाँ अपना रास्ता ऐसे किनारे से निकाल देंगी। इसका रीज़न ये है कि इनका जो फ्लो होता है, इन नदियों का जो फ्लो होता है, अनुवर्ती नदियों का जो फ्लो होता है, ये कम होता है। इसलिए जो सामने पड़ने वाली बाधाएं होती हैं, इसको ये काट नहीं पाती हैं और ये बगल से निकल जाती हैं अपना। ठीक है, तो अनुवर्ती नदियाँ और पूर्ववर्ती नदियों के बारे में आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखो, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं, कारण है कि ढलान इधर ही है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, और ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा क्या होता है? जैसे देखो, ये है ऊंचा स्थान। अब यहाँ से कोई नदी निकल रही है, ऐसे आ रही है ये नदी कोई। अब जैसे जैसे ये ऊपर से आएगी, ये इधर की तरफ, अब यहाँ देखो, यहाँ जैसे तीव्र ढलान है,
तीव्र ढलान है। तो तीव्र ढलान को ये काटती हुई ऐसे चली जाती है नीचे की तरफ, और यहाँ पे इस नदी का फ्लो जो होता है वो बहुत तेज होता है इसका फ्लो, और ये बढ़ती हुई चली जाती है। जब ये मैदानी इलाके में पहुँच जाती हैं ये नदियाँ, जैसे मैदान में ये नदी पहुँच गई, अब इसका फ्लो यहाँ की अपेक्षा स्लो हो गया। तो जैसे जैसे ये नदियाँ यहाँ पे पहुँचती हैं, अब ये जो अपने साथ में जो मलबा लेके आएंगी, यहाँ से जो भी मलबा यहाँ से निकाल के लाएंगी ये नदियाँ, जैसे ऊपर से बह रही हैं, अब यहाँ से गार्ज काटते हुए आती हैं इधर की तरफ, अब अपने साथ मलबा लेके आएँ। अब जैसे ही यहाँ पे मैदानी इलाके में पहुँची, मैदान वाले इलाके में पहुँची, तो फिर इनका फ्लो धीमा पड़ जाता है। अब जैसे ही इनका फ्लो धीमा हुआ, यहाँ मान लो मैदानी इलाका है, अब इनका फ्लो धीमा हुआ, तो जो कुछ भी ये अपने साथ लेके आ रही हैं, जो मलबा अपने साथ लेके आ रही हैं, ये यहाँ बिछा देती हैं। अब ऐसे बिछा दे रहे हैं। जो यहाँ पे बिछता हुआ मलबा है, यही डेल्टा हो जाता है, और इसी में से इसकी कई शाखाएं निकल जाती हैं, ऐसे, मतलब जिधर से नदी निकल पा रही है उधर से निकलना स्टार्ट कर देती है, और जो यहाँ पे मलबा इकट्ठा कर देती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे अब ये नदियाँ कौन सी, जैसे गंगा नदी देखो कितने बड़े, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका निर्माण कर देती है ये नदी, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। ये नदियाँ बाल्यावस्था में होती हैं, ये नदियाँ मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ होती हैं। आगे देखो, अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जल होता है, इसी कारण जो है ये बाढ़ का कारण भी बनती हैं। अब इसमें कौन कौन सी नदी, जैसे देखो गंगा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, महानंदा नदी है, बागमती नदी है। अब आगे देख लो, जो हमारी पठारी नदियाँ हैं, पठारी नदियाँ कौन कौन सी हैं, पठारी नदियाँ कैसी क्या होती हैं, ये वर्षा पर आधारित होती हैं। कैसी होती हैं ये नदियाँ, वर्षा पर आधारित होती हैं ये नदियाँ। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। जो अपना पठार किधर है, बिहार में पठार किधर है, बिहार में पठार इधर साइड में पड़ता है, यहाँ है पठार, तो यहाँ से ऐसे आके यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं, हमने बता दिया अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं। ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। कारण क्या है इसका, छोटे डेल्टा बनाने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पड़ता है पठार, और पठार होते हैं बहुत टफ होते हैं, मतलब बहुत मजबूत टाइप के होते हैं ये, और इनको काटना इन नदियों के बस की बात नहीं होती है। इसलिए जो कुछ भी अपना थोड़ा बहुत मलबा लेके आती हैं, इससे डेल्टा तो बनता है लेकिन छोटा डेल्टा बनेगा। जब कम मलबा आएगा तो छोटा डेल्टा बनेगा, जाहिर सी बात है। आगे देखो, ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। प्रौढ़ अवस्था ये बाल्याकाल अवस्था में होती हैं, मतलब प्रौढ़ अवस्था का मतलब ये नदियाँ बहुत पुरानी होती हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ होती हैं, सीधी गमन करती हैं ये नदियाँ। और बाढ़ की कम संभावना होती है क्योंकि पानी ही इतना नहीं होता है इसमें। सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय, ये सारी नदियाँ कैसी हैं, पठारी नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ देख लो, आज हम लोग देखेंगे जैसे बिहार की नदियों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब बिहार की नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसके बारे में, बिहार की नदी। तो बिहार की नदियों को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कैसे, देखो एक हम इसको, जैसे गंगा नदी है, ये बिहार है, अब गंगा नदी ऐसे बही है, गंगा नदी उधर से गई। अब आज हम देखेंगे उत्तर साइड के जो नदियां हैं इनको देख लेंगे आज, फिर कल हम जो है दक्षिण साइड की नदियों को देख लेंगे। ठीक है, अब देखो पहले ये मैप आप अपने दिमाग में बैठाओ, ये वाला मैप। ये देखो उत्तर साइड से कौन कौन सी नदियाँ आके गंगा में मिल रही हैं। अब कहाँ कहाँ मिल रही हैं ये बताना मेरी जिम्मेदारी। पहले ये एकदम माइंड में ऐसे बैठा लो, मतलब एक क्रम तैयार कर लो आप कि कौन सी नदी कहाँ पे जाके मिल रही है, कौन सी नदी कैसे कैसे है। यानी कि अगर हम पश्चिम साइड से देखना शुरू करें तो घाघरा नदी, फिर गंडक नदी, फिर बूढ़ी गंडक नदी, फिर बागमती नदी, फिर कमला नदी, फिर कोसी नदी, फिर मेची ये महानंदा में आ जाती है, यानी कि महानंदा नदी। अब मोटे तौर पे क्या याद रखना है आपको, ध्यान रखो हमारी बात। घाघरा याद कर लो, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, के बाद कमला के बाद में कोसी के बाद में महानंदा। अब ये जो मेची नदी है, अब ये इसकी सहायक नदी है महानंदा की। अभी बहुत सारी नदियाँ हैं जो इनकी सहायक नदियाँ हैं,
ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम घाघरा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? घाघरा की, ये वाली नदी घाघरा। अब देखो घाघरा नदी, सर्वप्रथम देखो हम गंगा की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी घाघरा छोड़ो, घाघरा अभी हम छोड़ते हैं। देखो गंगा नदी, ये गंगा नदी हमको पता है बिहार को एकदम बीचों बीच से काट देती है। मतलब ये एक पार्ट को उत्तर बिहार बना देती है, दूसरे पार्ट को दक्षिण बिहार बना देती है, यानी कि एकदम बीचों बीच से गई हुई है बिहार। ठीक है, बिहार में गंगा नदी एकदम बीचों बीच से गई हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है इसमें। अब देखो गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लो। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? मतलब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 445 किलोमीटर, कितनी? 445 किलोमीटर ये कहाँ पे बहती है? ये बिहार में बहती है। अब देख लो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। गंगा नदी का उद्गम सभी को पता होगा, जान लो वैसे भी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? वो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से ये नदी निकल के आती है। अच्छा आप ये बताओ हमको, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे इस चीज़ ना। अब देखो आगे, तो गंगा नदी कहाँ से निकली? सबको पता है। कितनी दूरी, कितना मतलब सीमा, कितना इसकी लंबाई है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी निकलती कहाँ से? गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, अब गंगा नदी मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? मैदान में प्रवेश करती है ये हरिद्वार के पास। अब गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? गंगा कैसे होता है? देखो एक है देवप्रयाग, एक है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग करें, एक है देवप्रयाग। यहाँ एक नदी आती है भागीरथी और एक नदी आती है अलकनंदा। इन दोनों की जो सम्मिलित मतलब धाराएं होती हैं, जब ये मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग के पास। देवप्रयाग के पास ये नदियाँ आके मिलती हैं। तो देवप्रयाग के पास जब ये नदी मिलेगी आके, तो इसी की आप मतलब समेकित धारा को, जो मतलब इसकी सम्मिलित धारा आगे जो निकलती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को गंगा कहते हैं। यहीं से गंगा, इसी को गंगा कहते हैं। और यहाँ जहाँ पे मिलती है इसको हम देवप्रयाग कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, तो याद रखो आप, कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद जब आगे नदी बढ़ती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया गंगा नदी के बारे में। अब देख लो थोड़ा सा और गंगा नदी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देख लो। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए जो है उत्तराखंड में निकली। उत्तराखंड में निकलने के बाद ये उत्तराखंड से कुछ मतलब उत्तराखंड को पार किया और उत्तर प्रदेश में इंटर की। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ से इंटर करती है? बिजनौर से इंटर करती है। बिजनौर से इंटर करने के बाद ये उत्तर प्रदेश के लगभग 27 जिलों में बहती है। और गंगा नदी सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बहती है? तो आप समझ लो उत्तर प्रदेश में ही बहती है गंगा नदी सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से ये बलिया जिले से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ये जो है उत्तर प्रदेश के बाहर निकल जाती है। अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने के बाद ये नदी जो है बिहार में बक्सर जिला, चौसा के समीप बक्सर जिले में इंटर करती है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से एंटर करती है, मतलब ये गंगा नदी कहाँ से एंटर कर रही है बिहार के अंदर, तो आप सीधा बताओगे किस जिले से। अगर पूछेगा तो बक्सर जिला, चौसा के समीप है ये। ठीक है, और बाहर कहाँ से जाती है? मतलब इसको दो पार्टों में बांटती हुई ये नदी फिर बिहार से बाहर निकल जाती है। किस जिले से? भागलपुर जिला और ये कटिहार जिला। भागलपुर और कटिहार जिले से ये नदी जो है सीमा साझा करती हुई इनका निकल जाती है। अब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है? जैसे यूपी में हमने बताया, यूपी में लगभग 27 जिलों से होकर बहती है। अब इसी तरीके से बिहार में ये कितने जिलों से होकर बहती है? तो 12 जिले। कितने जिले? 12 जिले से होकर हम गंगा नदी बिहार में जो है प्रवाहित होती है। 12 जिले से होते हुए प्रवाहित होती है और भागलपुर और कटिहार जिला की सीमा बनाते हुए ये बिहार से बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको
गंगा नदी के बारे में होने चाहिए। अब गंगा नदी में देखो, गंगा नदी में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे घाघरा मिल रही है, गंडक मिल रही है, बूढ़ी गंडक मिल रही है, बागमती मिल रही है। अब कमला 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 नदी जो है को ये बूढ़ी गंगा तो इसमें आके मिल जाती है। बागमती और कमला ये कोसी नदी में मिलती है, और कोसी नदी फाइनली गंगा में मिल जाती है। और महानंदा नदी एक ऐसी नदी, दो नदियां हैं बिहार की जो कि बिहार में आती हैं, लेकिन बिहार में गंगा से नहीं मिलती हैं। एक नदी है अजय नदी, और दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी है महानंदा नदी। ये बिहार में आपको दिखाई तो देगी, देखो महानंदा ये है, लेकिन ये बिहार में गंगा से मिलती नहीं है, बल्कि ये गंगा में बाहर जाके मिलती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जाके गंगा से मिल जाती है ये दोनों नदियाँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सर्वप्रथम, अब हो गया गंगा नदी के बारे में समझ में आ गया आपको, गंगा नदी के बारे में समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बात करते हैं घाघरा नदी की बात करते हैं। देखो घाघरा नदी, ये है घाघरा नदी, पहली नदी है यहाँ से जो गंगा में आके मिल रही है, उत्तर साइड की। ठीक है, अब घाघरा नदी जो है ये निकलती कहाँ से है? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कहाँ से निकलती है। तो ये मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर, वही तिब्बत वाला मानसरोवर से निकलती है ये नदी। ठीक है, अब मानसरोवर से निकलती है, और ये नदी जो है घाघरा नदी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी साझा करती है। देखो ये देखो ये यहाँ से ये यूपी और बिहार की सीमा भी साझा करती है। और देखो ये कहाँ से इंटर होती है ये नदी कहाँ से इंटर होती है, मतलब बिहार में कहाँ से इंटर हो रही है? तो बिहार में ये नदी जो है इंटर होती है सिवान जिले से। कौन से जिले से? सिवान जिले से। यानी जैसे अगर मैं ये मान लूँ ये बिहार का मैप है, तो मैप में जैसे ये, अब यहाँ से यहाँ ये यूपी है, पूरा इधर का एरिया यूपी है। अब ये यूपी का बॉर्डर बनाती हुई, ऐसे ये नदी यूपी का बॉर्डर बनाती हुई इंटर करती है सिवान जिले में इंटर करती है, और सिवान जिले में इंटर करने के बाद फिर ये सारण जिले में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। अगर आपसे पूछेगा, सीधा प्रश्न पूछेगा कि बताओ घाघरा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपको बताना है कि घाघरा नदी जो है बिहार में सिवान जिले से प्रवेश करती है, और किस जिले में जाकर ये गंगा में मिल जाती है? तो सारण जिले में जाकर ये गंगा में मिल जाती है फाइनली। और निकलती कहाँ है घाघरा नदी? निकलती कहाँ से है? तो निकलेगी कहाँ से? मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। अब देखो घाघरा नदी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे ये घाघरा नदी जो है ये जब मैदानी भाग में पहुँचती है, कहाँ पे? मैदानी भाग में। घाघरा नदी जब मैदानी भाग में पहुँचती है तो इसको हम कहते हैं सरयू नदी, सरयू। अब सरयू नदी के किनारे कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? आप लोग कमेंट में बताओ, सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ठीक है, अब इसको मतलब मैदानी इलाके में सरयू नदी कहते हैं। और इसका और भी नाम है गोगरा और करनाली। इसको जो है नेपाल में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगरा और करनाली भी इसी का नाम है। इसको नेपाल में बोला जाता है गोगरा और करनाली। किसको? घाघरा नदी को। अब इसकी सहायक नदी देखो, सहायक नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। सहायक नदी कौन सी है? राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है। छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। शारदा नदी इसकी सहायक नदी है। सेती नदी एक है, मेरी सेती नदी या फिर सेती नदी इसको कहते हैं, ये भी इसकी सहायक नदी है। तो ये तो जरूर याद रखो, राप्ती नदी और छोटी गंडक, शारदा और सेती। ये राप्ती नदी आप लोग जरूर याद रखना। राप्ती नदी इसकी जो है सहायक नदी है, किसकी? घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला दूसरा देखो गंडक नदी। अब ये कहाँ से निकलती है गंडक नदी? सबसे पहले ये देखो, इसको मैदानी भाग में भी इसका दूसरा नाम है। जब मैदानी भाग में रहती है गंडक नदी तो इसको नारायणी कहते हैं, नारायणी बोलते हैं इसको।
मैदानी भाग में, ठीक है। सप्त गंडकी भी कहते हैं इसको, शालिग्रामी नदी भी कहते हैं इसको, इसी को गंडक को शालिग्रामी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक शालिग्राम नाम का पत्थर मिलता है, गोल पत्थर मिलता है जो काले रंग का होता है, इसी नदी में मिलता है, गंडक नदी में। ये जो है शालिग्राम नेपाल से ये नदी निकलती है। और जो है शालिग्राम नेपाल, एक शालिग्राम स्थान है नेपाल में, शालिग्राम स्थान है कहाँ पे? नेपाल में। तो यहाँ से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में एक जगह है, पश्चिमी चंपारण में एक जगह है। कौन सी जगह का नाम क्या है उसका नाम है भैंसा लोटन। इसी स्थान पे ये आके जो है इंटर कर जाती है, कहाँ पे? बिहार में। और ये यूपी से देखो ये कुछ सीमा भी साझा करता है यूपी से, मतलब यूपी और बिहार की सीमा भी बनाती है। ये लगभग 45 किलोमीटर ये यूपी और बिहार से सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली है, गंडक है, त्रिशूली है और बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक, ठीक है, गंडक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग बूढ़ी गंडक की। बूढ़ी गंडक नदी ये सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। सोमेश्वर श्रेणी हमने बताया आपको, शिवालिक का एक पार्ट है सोमेश्वर श्रेणी। तो बूढ़ी गंडक यहीं से निकलती है, यानी कि सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। और पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय से होती हुई ये खगड़िया के पास जाकर कहाँ पे मिल जाती है? खगड़िया के पास जाकर ये कहाँ पे मिल जाती है? ये खगड़िया के पास जाके यहाँ पे गंगा में मिल जाती है बूढ़ी गंडक नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी है मसान नदी। इसकी सहायक नदी है कौन सी? मसान नदी, बालोर नदी, सहायक नदी मसान नदी, बालोर नदी, धनौती आदि इसकी सहायक नदियाँ। किसकी? बूढ़ी गंडक की। कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर श्रेणी से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बागमती की। इसके बाद बागमती है, तो बागमती की बात करते हैं। बागमती कहाँ से निकलती है? ये बागमती नदी जो है, ये बागमती नदी नेपाल में एक हिमालय की श्रेणी है, महाभारत की श्रेणी। कौन सी श्रेणी? महाभारत की श्रेणी से ये बागमती नदी निकलती है। महाभारत की श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? बागमती नदी महाभारत की श्रेणी से निकलती है। और हमने आपको एक जिला बताया था, एक जिला जब हम चौहद्दी पढ़ा रहे थे तो चौहद्दी में हमने बताया था सीतामढ़ी जिला। तो सीतामढ़ी जिले में ये जो है नदी आके इंटर करती है। बागमती नदी जो है, ये देखो बागमती, ये ऐसे आ रही है, ये बागमती नदी, और ये फिर जाके कमला नदी से मिल जा रही है, कमला नदी से। और कमला नदी फाइनली जाके कोसी नदी से मिल जा रही है, और कोसी नदी जाके गंगा में मिलती है, ठीक है। तो ये जो बागमती नदी है ये कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी, नेपाल से। हिमालय की महाभारत श्रेणी है, वहाँ से ये निकलती है। और बिहार में इंटर कहाँ से करती है? बिहार में इंटर करती है सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी इंटर करती है। और इंटर करने के बाद ये नदी जो है कमला नदी में जाके मिल जाती है। कमला नदी, ये कमला नदी है, ये नदी कमला नदी में आकर मिल जाती है। और फिर कमला नदी यहाँ से आगे बढ़ती है, और कमला नदी किस में जाके मिलती है? कोसी नदी में। और कोसी नदी फाइनली कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी जिसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। एक इसके बारे में फैक्ट है बागमती नदी के बारे में, पहले ये जो है बूढ़ी गंडक नदी में आके मिलती थी, लेकिन इसने अपना मार्ग परिवर्तित करते करते अब ये कमला नदी में जाके मिलती है। और कमला नदी फाइनली कोसी नदी फाइनली जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब जैसे देखो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि बागमती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो एक है जो है लाल बकिया नदी है,
लखनदेई नदी है, मनोहरा नदी है, ये सब बागमती की सहायक नदियाँ हैं। मनोहरा नदी है, अधवारा नदी है, अधवारा नदी है, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सभी बागमती की सहायक नदियाँ हैं। अब देखो जो फैक्ट है, एक फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लो आप। बागमती नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे नेपाल में, नेपाल की राजधानी क्या है आप लोगों को पता है? काठमांडू। काठमांडू, ये काठमांडू इसी नदी के तट पर पड़ता है। और नेपाल में एक मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो पशुपतिनाथ का मंदिर इसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी की बात करते हैं। कोसी नदी देखते हैं कहाँ से निकलती है। कोसी नदी नेपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित जो गोसाई थान है, गोसाई थान से, ये गोसाई थान से निकलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। गोसाई थान से, नेपाल में एक स्थान है गोसाई थान, यहाँ से निकलती है यह नदी। और इस नदी को, कोसी नदी को सप्त कौशिकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त कौशिकी भी कहा जाता है। कारण इसका ये है कि ये 7 धाराओं से ये मिलकर बनती है ये नदी, इसीलिए इसको सप्त कौशिकी कहा जाता है। और ये प्रवेश कहाँ से करती है, यानी कि इंटर कहाँ करेगी? बिहार में इंटर कहाँ से करती है कोसी नदी? बिहार में कोसी नदी इंटर करती है सुपौल ज़िले से। सुपौल, अररिया, हमने पढ़ाया था आपको, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो सुपौल ज़िले से ये कोसी नदी इंटर करती है। सुपौल ज़िले से कोसी नदी इंटर करती है। और एक कुशेला क्षेत्र है, कुशेला क्षेत्र, जहाँ पे ये गंगा पे मिलती है, गंगा में मिलती है, इसको बोलते हैं कुशेला। कुशेला या कुशेला के पास ये जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, कुशेला के पास। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी कुछ है। इसकी सहायक नदी बहुत बार पूछी गई है, इसकी सहायक नदी याद भी रखिए आप लोग। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी है अरुण नदी है, अरुण, और एक है तोमर नदी, और एक है लीखू नदी, और इसी की सहायक नदी है एक दूध कोसी नदी, दूध कोसी। अब कोसी की नदी तो दूध कोसी ही होगी ना। एक है तामा कोसी, एक है इसी की सहायक नदी इंद्रावती, और एक है सून कोसी। देखो कोसी की 3 सहायक नदियां हैं जिसमें कोसी आता है। सबसे पहले कौन सी कोसी है? एक है दूध कोसी हो गई, तामा कोसी हो गई, और सून कोसी हो गई। और इंद्रावती तो है ये है इसकी, और लीखू नदी, तोमर नदी, अरुण नदी, इसकी सब, ये सब सहायक नदियाँ। किसकी सहायक नदियाँ? इस कोसी की सहायक नदियाँ हैं। और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं, महानंदा नदी। महानंदा नदी, ये है महानंदा नदी। हमने बताया कि ये बिहार में प्रवेश भले करती है, बिहार में आती भले है, लेकिन ये गंगा में बिहार में नहीं मिलती है, गंगा में बिहार से नहीं मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है? गंगा में कहाँ पे मिलती है? ये मालदा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये वहाँ पर गंगा में जाके मिलती है। और ये निकलती कहाँ से है? महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? एक ज़िला है दार्जिलिंग ज़िला, पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है दार्जिलिंग ज़िला, यहाँ से ये निकलती है। और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, हमने आपको 3 ज़िले बताए थे जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यहीं से ये नदी ऐसे ऐसे सीमा साझा करते हुए आती है। और ये जब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बाहर कहाँ से जाती है? भागलपुर और कटिहार से, कटिहार की सीमा बनाते हुए गंगा नदी बाहर निकलती है। तो ये नदी आती है और मालदा, ये जो महानंदा नदी है, महानंदा नदी आती है और कहाँ पे गंगा से मिल जाती है? मालदा नामक स्थान पर मिलती है। मालदा नामक स्थान पर, जो कि मालदा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है। तो यही मालदा नामक स्थान पे ये गंगा नदी से आकर मिल जाती है। अब इसकी महानंदा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी सहायक नदी है? ये बालासोर नदी है, और देखो मेची नदी एक सहायक नदी यहीं दिख भी रहा है, यहाँ से मेची नदी है इसकी एक सहायक नदी। पैनोर नदी है, पैनोर,
पैनूर नदी है, इसकी सहायक नदी, और जो है नागर नदी है, एक नागर नदी इसकी सहायक नदी है, और एक बालासार नदी है, इसकी सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है ये? तो ये महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इतना हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट, यानी कि बिहार की जो उत्तर साइड की जो नदियां हैं उनको हम सारी नदियों को हम कर लिए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिहार की जो है दक्षिण साइड की नदियां, या फिर दक्षिण की तरफ से आने वाली नदियां जो कि गंगा में मिल जाती हैं। इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।